नमस्कार। आपने कई बार सुना होगा कि फला व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया या उसकी संगत से मेरा बेटा बिगड़ गया। ऐसी अक्सर आपने कहावतें सुनी होंगी और ये बहुत बार ये आपके सामने प्रकरण आए भी होगा, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके संपर्कों में, संबंधों में, संबंधियों के यहाँ, आपके कार्यालय में, आपके कुलीग के साथ, कि इस प्रकार की शिकायत आपको बहुत सारे लोग करते हुए मिले होंगे कि बेटा सही था लेकिन बिगाड़ दिया, मेरा बेटा कुछ नहीं करता था, नशा करना सीख गया। ये बात सबसे पहली बात ये सही है कि ये कहावत जो थी ये है कि अपने सिक्के में खोट हो तो दूसरे को दोष कह दिया जाए। ये दोनों बातें आज राजस्थान में सही बैठती है। पहली बात तो ये है कि अपना सिक्का जो सचिन पायलट, वो उनके अंदर एक जब कोई कमी है, जब उनके अंदर वो उत्तेजना है उस प्रकार की जो बहुत आगे ले जाने के लिए जो एग्रेशन है वो उनके अंदर है, तो निश्चित रूप से उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो भला बुरा चाहने की, समझने की वो स्थिति उनके अंदर नहीं है। तो इसमें कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी उनका शुभचिंतक होगा वो उसमें कुछ नहीं कर सकता अगर वास्तव में वो उस राह पर निकल पड़े हैं। लेकिन ये भी सही है कि एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो किसी के बिगड़े हुए बेटे को भी सीधे रास्ते पर ले आए या उससे अपनी दूरी बनाए रखे, जिससे कि उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप ना लगे। एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा प्रतिद्वंदी वही होता है जो उस चीज़ों से दूरी बना के रखे और अपने आप को उस झमेले में न डाले। जैसे कभी कोई दो व्यापारी हों, आसपास अगल बगल उनकी दुकानें हों और उनमें से किसी का एक का बेटा अगर जुआ खेलने लगे या शराब पीने लगे तो उसका फ़ायदा ये नहीं होता है कि दूसरा बराबर वाला उसका फ़ायदा उठाए और उसकी दुकान बंद करवा दे। वो अच्छा पड़ोसी या अच्छा दुकानदार नहीं गिना जाएगा, अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं गिना जाएगा। अच्छा प्रतिद्वंदी या तो उसको मनाए, समझाए कि भाई ठीक है, तेरे पिताजी मेहनत करते हैं, हम लोग भी करते हैं। लेकिन अगर वो उसकी प्रतिद्वंदिता किस प्रकार की है कि उसमें आपसी दूरियां बनी हो, तो अच्छा हो कि वो उससे दूरी बना करके रखे और उसको अपने हाल पर छोड़ दे, उसके अपने परिवार वालों के हाल पर छोड़ दे, जिससे वो आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन ना लगे। लेकिन पिछले कई सारे स्थिति जो बनी हैं उसमें उससे अलग ये राजस्थान की स्थिति इसलिए अलग है कि इसमें सीधे सीधे बीजेपी ने शुरुआत में अपने आप को फ्रंट में नहीं लाई, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये बनी कि वो कहना चाहते हुए भी अपने आप को हर जगह इन्वॉल्व कर देती है और उसमें एक ऐसा माहौल बनता है कि जिससे समझ में आता है कि बीजेपी के नेता भले ही कब्जा करने में, तोड़फोड़ करने में कितने भी परिपक्व हों, लेकिन वो राजनीतिक रूप से अपने आप को पाक साफ रखने में अपरिपक्व हैं। तो पाक साफ रखने की स्थिति नहीं हो पाती उनकी। सबसे पहली गलती तो उनकी ये हुई कि दोबारा से उन्होंने उसी जगह को एक मैदान बना दिया, एक प्रकार से, जो गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव बोलते थे, उसके होटल में सचिन पायलट और उनके जो सहयोगी विधायक थे उनको ला करके वहाँ पे रखा गया। तो सीधे सीधे आपका उस पूरे प्रकरण में आपकी जो भूमिका थी वो सबको मालूम हो गई। तो आपकी भूमिका वहाँ नहीं होनी चाहिए थी अगर आप ये कहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। दूसरी, आपने बिल्कुल सीधे सीधे स्थिति वो तब लेकर के आ गए जब आपने कोर्ट के अंदर अपने दोनों वकील जो आपके पार्टी से जुड़े हैं और जो मुखिया हैं पार्टी के आज की स्थिति में, अमित शाह और मोदी, दोनों के नज़दीकी हैं और दोनों की उनसे अच्छी ट्विनिंग है और वो समझते हैं कि पार्टी की बात को उसमें कोर्ट के अंदर कैसे रखा जाना है। तो उन दोनों को आपने सचिन पायलट का वकील मुकर्रर कर दिया। तो ये दोनों स्थिति ऐसी बनी जिसमें समझ में आई कि हाँ, बीजेपी जो है सीधे सीधे सचिन प्रकरण में सामने आई। तीसरी स्थिति हुई तब जब एसओजी की टीम गुरुग्राम के होटल में पहुंची और एसओजी ने जब वहाँ पर इन विधायकों से बात करने के लिए प्रयास किया और वहाँ पर अंदर घुसने का प्रयास किया होटल के अंदर, तो हरियाणा पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और वहाँ पर जिस प्रकार की तू तू मैं में और दोनों पुलिस के बीच में जिस प्रकार का विवाद हुआ वो एक बहुत अच्छा विवाद नहीं था और पुलिस को भी इस प्रकार के राजनीतिक मामलों में इस्तेमाल करना मैं दोनों तरफ से अच्छा नहीं मानता और ना होना चाहिए। इससे
समाज भी और जो पुलिस है वो भी हतोत्साहित होती है, और एक प्रकार से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं दो धड़ों में बंटने का काम कर रही हैं। तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसका पूरा जो इसकी शुरुआत करने की जो एक जिसके ऊपर लांछन लगाने वाली स्थिति है वो बीजेपी से ने शुरुआत की है। तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों से उसको बाहर निकलना चाहिए। सचिन पायलट का भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी निकल के आई, जैसे भले ही आज वसुंधरा राजे ने बयान दिया हो, और वो मुझे लगता है कि वो शायद उनसे बयान दिलवाया गया होगा, प्रेशर दिया गया होगा कि आप कुछ नहीं बोल रही हैं, तो उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। और ये समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को मदद कर रही हैं और मोदी का विरोध कर रही हैं। तो आज उस स्थिति में वसुंधरा राजे को सामने आना पड़ा, और सामने आकर के बयान दिया गया। जो कल तक ये स्थिति बन रही थी कि वसुंधरा राजे पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल शांत हैं, जो पूरा प्रकरण हुआ है। अच्छी बात है कि उन्होंने इस प्रकार से इस स्थिति को बना करके रखा कि उन्होंने ये एहसास कराने का प्रयास किया कि आज भी अपने सिद्धांतों पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों में मौजूद हैं, और उनका अपना एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत के साथ साथ वो पार्टी की जो सुचिता है, पार्टी की जो एक नैतिकता होनी चाहिए उसको बचाने का भी प्रयास कर सकती हैं। भले वो बाद में उसको में सफल नहीं हुई हैं और उनको बाद में मैदान में आना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए जो वसुंधरा राजे हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं, और वो उनको धन्यवाद करना भी चाहिए। वो चाहे प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से, चाहे उन्होंने राजेश पायलट को अपना प्रतिद्वंदी भविष्य में मानते हुए इसलिए वो उन्होंने उसको बीजेपी में नहीं आने दिया, तो कहीं भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अपना उनका सिद्धांत रहा कि मैं इसमें नहीं झुकूंगी, तो उन्होंने नहीं झुकने का काम नहीं किया। आने वाला समय बहुत ही, अगर यही बीजेपी इसी प्रकार से चलती रही है और चल रही है, तो निश्चित रूप से कि आने वाला समय भारत की राजनीति के लिए बहुत अच्छा और बहुत सौम्य जो एक होता है उस प्रकार से नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक माहौल ख़राब करने वाली स्थिति बनती जा रही है। पिछले जो समय से जो भी हुआ है उसका अगर आप आकलन करें आज की तारीख में स्थिति रूस की और अन्य कुछ और भी देश हैं जिसमें तुर्की भी है, और एक तरह से अगर देखें तो कुछ अमेरिका भी इसी राह पर है। तो बीजेपी को अगर वही स्थिति लेकर के आनी है तो भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत ख़राब स्थिति होने वाली है। और जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया है, तो जबकि स्थिति ये बन गई है कि 2014 के बाद देश में काम नहीं हुआ है। जो 2014 तक जो काम हुए हैं उनको भी पलीता लगाने का काम इस सरकार ने किया और ये सरकार कर रही है। इसमें जनता को समझना होगा कि जो स्थिति बन रही है उससे भारत की स्थिति विश्व स्तर पर भी और आंतरिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत संबंधों के स्तर पर भी बहुत ख़राब होने जा रही है और बहुत ख़राब स्थिति होने की दिशा में बढ़ चुकी है। अब ये जनता का सोचना होगा, जनता का विचार करना होगा, जनता को आगे आना होगा कि इसमें वो किस प्रकार से अपनी बात को, अपने व्यवस्थाओं को, उनको सही तरीके से रखने का काम कर सके। तो जनता को विचार करना होगा। अब अगर जनता ये बोलती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरकार, इसको तो सरकार को करना है, तो सबसे बड़ी बात ये भी कि सरकार बनाने का काम जनता करती है, आप और हम करते हैं। जब हम और आप करते हैं और अगर हमारा चुनने का काम, करने का जो काम का तरीका था और जिसको हमने चुना था वो व्यवस्था खराब करने का काम कर रहा है, तो व्यवस्था सही करने का काम भी हमको करना होगा। जैसे आप अपने घर में किसी अधिकारी को, अपने कार्यालय में किसी अधिकारी को नियुक्त करते हैं, किसी को मैनेजर बनाते हैं, किसी को CEO बनाते हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, और अगर वो व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा हो, अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, व्यवस्था खराब करने का काम कर रहा हो, तो आप उसको हटाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से आपको ये समझना होगा कि कौन कौन व्यवस्था खराब करने में भारत का दोषी होगा और कौन आने वाले समय में भारत की जो स्थिति है उसको खराब करने का काम कर रहा है। ये चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा टीवी पे नहीं हो सकती, ये चर्चा सोशल मीडिया पे नहीं हो सकती, ये चर्चा आपको व्यक्तिगत करनी होगी। ये चर्चा आपको माउथ टू माउथ, जिसको बोलते हैं मुंह से मुंह की, यानी कि आमने सामने, फेस टू फेस जनता में आपस में करनी चाहिए। अब वो समय ख़त्म हो गया है कि जिसमें हम दो पक्षों में, दो पार्टियों में या दो दलों में हम बट करके काम करें या चार दलों में बट के काम करें। अब ये चिंतन का समय आ गया कि भारत का भविष्य क्या होगा।
और वो इसलिए सोचने का विषय आ गया है कि हम राजस्थान को छोड़ें, हम मध्य प्रदेश को छोड़ें, हम महाराष्ट्र को छोड़ें, हम कर्नाटक को छोड़ें, मणिपुर, गोवा वगैरह सबको छोड़ें। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि जब एक सरकार हमारे पास थी 2008-9 में, और जब आर्थिक मंदी विश्व स्तर पर थी, उस समय हमारी ग्रोथ बहुत ऊपर जा रही थी। आज स्थिति ये है कि इस महामारी के बाद भी हम डाउन में चले गए हैं, माइनस में चले गए हैं, निचले स्तर पर चले गए हैं। और चीन की स्थिति ये है कि जो अनुमान विश्व स्तर पर लगाया जा रहा था कि वो फिर भी अपनी विकास की एक गति पालेगा, उसके बावजूद उसने उससे अधिक गति पाई। तो उसने किस तरह से पाई, उसने कैसे पाई, इस प्रकार के अर्थशास्त्री, इस प्रकार के प्लानिंग करने वाले, इस प्रकार की योजना बनाने वाले हमारे पास होते हुए भी हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें हम सिर्फ हर चीज़ सत्ता कब्जाने के नाम पर खड़े हैं। तो हमें सत्ता कब्जाने वाली मानसिकता से बाहर निकालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जिनके दिमाग में सत्ता कब्जाने का काम है और भारत को बर्बाद करने का काम जो भी नेतृत्व कर रहा है, उसको समझाना होगा कि आपको भारत को नई दिशा में ले जाने के लिए वोट दिया गया था, ना कि आपको भारत के अंदर भ्रष्टाचार, लूट खसोट और विधायक खरीदना बेचना, इन सब काम के लिए आपको रखा गया था। सरकारों के पास पैसे नहीं हैं, एक तरफ वो बहुत सारी पेमेंटें रोकी हुई हैं, राज्य सरकारों का उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो स्थिति निकल के आई है जो ऑडियो क्लिप वगैरह में, और उसके हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो 900 से 1000 करोड़ का इसमें खर्चा सिर्फ राजस्थान में विधायकों को खरीदने के लिए बजट बना करके रखा गया। वो अवैधानिक पैसा था जो भी था जिस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो सामने आई, अगर उनको सही माना जाए, और बाकी तो सही है या गलत है वो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन अगर उनको सही माना जाए और निश्चित रूप से जो हुआ है उसके हिसाब से वो दोषी लग भी रही है स्थिति, तो 900 से 1000 करोड़ रुपया जब एक इस प्रकार के राज्य में सरकार बनाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए अगर रखा गया है, और भारत की और राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो मेरा जनता से आग्रह है और उनसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, सबसे निवेदन है कि भारत के भविष्य को, सुनहरे भविष्य को समझने के लिए आपको चिंतन करना होगा, समझना होगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ, मेरी विचारधारा ये है, मेरी विचार नहीं, सबको इस समय छोड़ करके एक विचारधारा पे आना होगा। और वो विचारधारा हो भारत को बनाने की, भारत के भविष्य को संभाल कर रखने की। वरना जो एक अखंड भारत का जो नक्शा बीजेपी ने कभी जारी किया था या बीजेपी के किसी सहयोगी संस्था ने जारी किया था, आने वाले समय में वो नक्शा भी हमारे सामने एक बहुत ही खराब स्थिति में हो, तो वो बड़ा दोषी आज की पीढ़ी और आज की जितनी भी जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी हो, चाहे वर्तमान पीढ़ी हो, चाहे आने वाली पीढ़ी हो, हमसे छोटी पीढ़ी हो, भावी पीढ़ी हो, वो सब दोषी मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में अपने आप को खड़ा करने का काम नहीं किया जब उनको होना चाहिए था। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, और इससे बाहर निकलें कि हमारी सरकार बन रही है, किसकी सरकार बन रही है, लेकिन ये सोचें कि सरकार किस तरीके से बन रही है, गलत तरीके से बन रही है, सही तरीके से बन रही है, और बनाने वाला किस तरह से पैसा खर्च कर रहा है, किन किन साधनों का इस्तेमाल कर रहा है, और उसके अलावा भारत की स्थिति, जो अन्य विषय हैं, जो वास्तव में जो मुद्दे हैं, उन पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा, हमें उधर सोचना पड़ेगा, ना कि टीवी पर क्या दिखाया जा रहा है, टीवी पर हमें क्या परोसा जा रहा है, टीवी पर हमें कौन सी बातों से बरगलाया जा रहा है, कौन सी बातों में उलझाया जा रहा है, और वास्तविकता में हमारी जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है, हमारी जेब पर जेब से कितना निकाला जा रहा है, कितना काटा जा रहा है, हमें ये सोचना होगा। हमारा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं है, या सिर्फ वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जा करके एक फ़ोटो खिंचवाएं, फ़ोटो सेशन करें और टीवी पर यह दिखाने का प्रयास करें कि नई सरकार एक्शन में है और आप चिंता ना करें। हम चिंता कैसे ना करें? चिंता करने की स्थिति इसलिए है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी चीन हमको प्रेशर में लेकर के बैठा हुआ है। आप जहाँ पर चाहते हैं कि चीन जितना पीछे जाए वो जाने को तैयार नहीं है, और हम आज की स्थिति में ये है कि हम दूसरी स्थिति में लगे हैं, और बाढ़ और कोरोना से मान लिया बिहार अगर बहुत बुरी स्थिति में है, हम फिर भी वहाँ पर वर्चुअल रैली और मोबाइल रैली कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है। तो ये सब चीज़ें बाद में भी हो सकता है, चुनाव बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले देश पहले है, जनता पहले है, लोग पहले हैं।
अगर हम उसमें अपना दिमाग हटा करके हम अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल ऐसा लेकर के चले जाएंगे कि हमें तो सिर्फ बट कर रहना है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ना भारत बचेगा, ना भारतीयता बचेगी, ना हिंदू बचेगा, ना हिंदुत्व बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना मुसलमानियत बचेगी। तो हम सबको एक मंच पे एक स्थिति में सोचना पड़ेगा कि हमको भारत बचाना है। तो आप सब जनता से निवेदन है कि आप इस सब को अगर समझते हैं तो इस पे चिंतन करें, और चिंतन करने के साथ साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और नीचे कमेंट ज़रूर कर दें कि आपके मेरी बात अगर सही लगी है तो ठीक है, और नहीं लगी है तो भी आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे मालूम रहे कि आपकी सोच क्या है और मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, कमेंट ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।